नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत भोपाल से करते मध्य प्रदेश की खबरों की। एक बड़ी खबर, FCI के अफसर और क्लर्क के ठिकानों पर CBI की रेड जारी है। क्लर्क संदीप चौधरी के घर CBI ने सर्चिंग की है। तो संदीप चौधरी के घर से अब तक 5,96,000 नगर स्थित फ्लैट पर यह कार्रवाई की गई। तो एक दिन पहले किशोर मीणा के घर पर कार्रवाई की गई थी। कैश के साथ ज्वेलरी, सोना चांदी, जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए। उसके बाद एक डायरी मिली, उसके आधार पर संदीप चौधरी के घर पर दबिश और सर्चिंग की कार्रवाई। 5,96,000 नगद बरामद। हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, क्या कुछ कार्रवाई में अब तक सामने आया है? सीबीआई की ये 3 दिन से लगातार कार्रवाई जारी है। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 3 मैनेजर जो रिश्वत मांग रहे थे, उनके बाद जो तथ्य सामने आए थे, सीबीआई ने उन तथ्यों पर तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद तीनों जो सीबीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तीनों मैनेजर थे, इस समय सीबीआई की कस्टडी में है। साथ ही सीबीआई की कस्टडी में वो है भ्रष्ट क्लर्क भी है, जिसके घर से 3 करोड़ रुपए और 380 ग्राम सोना बरामद हुआ था। उसी कड़ी में सीबीआई ने आज ये नया खुलासा किया और नए खुलासे के दौरान नए क्लर्क जो संदीप चौधरी हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, जिनके घर से आज 5,96,000 रुपए सीबीआई ने बरामद किए हैं। सीबीआई की एक टीम अभी संदीप चौधरी के घर पर सर्चिंग कर रही है। लगातार सर्चिंग जारी है सीबीआई की। जो सीबीआई सूत्रों की माने तो जो संदीप के घर से 5,96,000 की जो रकम बरामद हुई है, वह रकम उसी का हिस्सा थी जो क्लर्क किशोर मीणा के घर से 3 करोड़ की रकम बरामद हुई थी। FCI के जो अकाउंट मैनेजर है, सिक्योरिटी मैनेजर हैं और तीसरा डिविजनल मैनेजर है, जो तीनों रिश्वत की रकम को इन दोनों क्लर्कों के यहाँ रखते थे। अभी तक यही तथ्य सीबीआई के सामने आए हैं। सीबीआई का कहना है कि जो बड़ी रकम थी वो क्लर्क किशोर मीणा के घर रखी हुई थी। उसका एक हिस्सा आज जो जिसके यहाँ कार्रवाई जारी है सीबीआई की, संदीप चौधरी क्लर्क, उसके घर पर रखा हुआ था, जिसको सीबीआई ने जब्त कर लिया है। अभी सीबीआई की सर्चिंग जारी है। तीनों मैनेजर हैं और चौथा जो क्लर्क है, अभी सीबीआई के पुलिस रिमांड पर है। और अब 5वां आरोपी के तौर पर ये संदीप चौधरी इस कड़ी में जुड़ गया है। सीबीआई डायरी के हिसाब से ये कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बता रहे हैं सीबीआई के अफसर की क्लर्क जो मीणा है, किशोर मीणा, उसके घर से जो डायरी मिली थी उस पर अंकित थे कुछ नाम और कुछ नंबर और कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम जिनके यहाँ से ये रिश्वत की रकम आती थी, जिस रकम को ये बंदरबांट करते थे। तीनों डिविजनल मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर और तीसरा अकाउंट मैनेजर, तीनों आपस में बंदरबांट करते थे। उस रकम को ये अपने क्लर्कों के यहाँ रखते थे, कभी इन्होंने अपने घर पर नहीं रखा है। हालांकि सीबीआई का कहना है कि तीनों मैनेजरों के घर पर भी सर्चिंग कार्रवाई हुई थी, लेकिन सीबीआई को ऐसा कुछ नहीं मिला है। हालांकि अब सीबीआई फिर कल से इन तीनों मैनेजरों के घर पे छापामार कार्रवाई करेगी। फिलहाल सीबीआई की एक टीम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहुंचने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद हूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पे, जहां देख सकते हैं आप अभी यहां ताला लगा हुआ है। हालांकि बाहर की तरफ अंदर कुछ अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में या कुछ एक आध घंटे में यहाँ सीबीआई की टीम फिर से पहुंचने वाली है। एक टीम अभी लगातार संदीप चौधरी के घर पर कार्रवाई कर रही है। जो भ्रष्ट तीनों मैनेजर हैं वो फिलहाल सीबीआई के कस्टडी में है। जी, नजर बनाए रखिएगा सत्येंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। बात मध्य प्रदेश की करते हैं और जरा कोरोना अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि आज 1,476 कोरोना मरीज मिले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब तक 7,78,825 संक्रमित मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 8,019 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आज 5,059 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 7,43,550 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,256 है।
इधर केंद्र की मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी इन 7 दिनों को सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। देश भर में सेवा ही संगठन इस नाम से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहत सामग्री से भरे ट्रक को रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी के मार्गदर्शन में देश का आत्मविश्वास जागा है, आत्मनिर्भर भारत की राह बनी है। मोदी सरकार के 7 साल पर मध्य प्रदेश बीजेपी की सेवा कार्य में जुटी है। इस मौके पर भोपाल के रोशनपुरा के बाणगंगा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को राशन बांटा है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल के ही एमपी नगर में एक कार्यक्रम में गरीबों को राशन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया है। कि अकेला भारत देश है जहां सरकार के साथ साथ समाज ने इस संक्रमण से लड़ाई लड़ी है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने सेवा का काम राजनीति से अलग हट करके इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय के लिए किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में इकलौती पार्टी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मोदी जी के सरकार के 7 साल पूरे हुए। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अद्भुत है, जिन्होंने एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के साथ साथ आम जनता और विशेषकर गरीबों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं उन्होंने बनाई है। मोदी मोदी का नारा लगता है, मोदी का नारा नहीं है, वो 140 करोड़ जनता का सम्मान है। दुनिया में जहां पर मोदी मोदी का नारा लगता है, कि हम सबके लिए गर्व की बात है कि ऐसा लोकनायक, ऐसा जननायक, ऐसा कर्मठ जुझारू इस देश का प्रधानमंत्री है। रोजगार से लेकर कल्याण, बुजुर्ग, महिला, युवा, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, शहर, गांव, कस्बा, खेत खलियान, सबका विकास और कल्याण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। मोदी सरकार के 7 साल और दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस आज काला दिवस रूप में इसे मना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 7 सालों में देश की दशा और दिशा को बदतर किया है, इसलिए कांग्रेस आज घरों पर काले झंडे लगा रही है। एमपी कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने बताया कि मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। इन 7 सालों में देश को सिर्फ तकलीफें ही मिली हैं। नोटबंदी, जिसने लाखों लोग लाइन में लगकर मर गए लेकिन कोई काला धन वापस नहीं आया। जीएसटी, जिसे आज तक सरकार खुद नहीं समझ पाई। बेरोजगारी, जो अपने 45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। महंगाई, जिसने 70 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऐसी सरकार के 7 साल के कार्यकाल के विरोध में कांग्रेस ने घरों पर काले झंडे लगाए। इस देश के 70 साल के इतिहास में एक ऐसी सरकार आई है जिसने 7 साल के अंदर इस देश को विकास की राह पर चलने वाला देश आज विनाश की राह पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने नोटबंदी से लेकर तो आज कोरोना जैसी महामारी में सिर्फ लाशों ही लाशें दी हैं। नोटबंदी में हजारों लोग लाइन में रखकर मर गए। जीएसटी लाए तो व्यापारी मर गए। और मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के साथ ही मौतों पर बीजेपी आज के दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। तो वहीं आज के दिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि 2014 में मनमोहन सरकार के समय जो दाम थे, उन्हीं दामों को वापस मोदी सरकार कर दे। धरने पर बैठे पीसी शर्मा ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार। अब ये नारा ज्वलंत हो रहा है क्योंकि इन्होंने लगाया था खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी है इन 7 सालों के अंदर, डीजल पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर रहे हैं, रसोई गैस 800 रुपये क्रॉस कर रही है। और इनका ये कहना था कि अगर मोदी जी का और बाबा रामदेव का कि मोदी सरकार बनी तो 300 रुपये में आएगी रसोई गैस और 30-35 रुपये में डीजल पेट्रोल। मनमोहन जी की सरकार के समय 2014 में उस रेट पे लेके आओ।
मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर कोरोना से मौतों के आंकड़े को छिपाने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि वो सवाल पूछते हैं तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, एफआईआर कर देते हैं। कमलनाथ ने मांग की है कि जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। सरकारी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। कमलनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश में आम आदमी सरकार के भरोसे नहीं है बल्कि भगवान के भरोसे है। वहीं मैहर में दिए अपने उस बयान पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत बदनाम ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा था। कमलनाथ ने कहा कि मेरा भारत महानता के साथ बुद्धिमान भी है। ये जब मैं कहता हूं भगवान भरोसे, ये आलोचना का विषय नहीं है। अगर मैं सच बोलूं, ये कहते हैं कि मैं देशद्रोही हूं। अगर मैं कोई प्रश्न पूछूं, कहते हैं एफआईआर फाइल करो। मैंने कौन सी सच्चाई नहीं बोली, कौन सा झूठ बोला? मैंने तो मांगे 15 दिन पहले आगे मांगे कि कितने लाशें हमारे शमशान घाट में पहुंची। इस सरकार को पता नहीं, अगर पता है तो बताते नहीं, और बताते नहीं है कितनी कोविड से मृत्यु हुई। दबाना छिपाना। मैं मांग कर रहा हूं आज कि कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है इनको 5 लाख रुपए दिया जाए, और अगर शासकीय कर्मचारी था उसके परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। कैसे दिया जाए? आप तो कहेंगे ये दर्द नहीं है इसका नाम, वो एफिडेविट दे, शपथ पत्र दे उसका परिवार की, मेरे इस परिवार के सदस्य की मृत्यु कोविड से हुई, इस शमशान घाट में उसका संस्कार हुआ, और उस एफिडेविट को आधार बना के आप 5 लाख रुपए दीजिए। मैंने कहा हमें तो बचना है कि भारत बदनाम ना हो। मेरा भारत मान से मेरा भारत बदनाम ना हो, इससे हमें बचना है। और ये ना भूले कि मेरा भारत महान है, बट मेरा भारत बहुत बुद्धिमान भी है। ये हमारा बुद्धिमान भारत, ये बुद्धिमान भारत सब समझता है। और कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर शिवराज सरकार की घेराबंदी की तैयारियां तेज कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हाल ही में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का मानना है कि साल 2020 में लगे पहले लॉकडाउन से लेकर साल 2021 में अब तक के लॉकडाउन की वजह से लाखों युवाओं का रोजगार छिना है। न सिर्फ निजी कंपनी में युवाओं का बल्कि छोटे व्यापारी और मजदूरों का भी रोजगार पिछले 1 साल में प्रभावित हुआ है। अब युवा कांग्रेस प्रदेश के हर गांव, ब्लॉक, तहसील में अपनी टीम के जरिए बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा जुटाएगी। यह आंकड़ा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के सामने रखा जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सिर्फ 1.5% है। हम हर तरीके के, चाहे वो अशिक्षित हो, मजदूर हो, किसान हो, हम उसको भी बेरोजगार युवा मानते हैं, और शिक्षित वर्ग अलग है। तो उन सभी का एक पूरा आंकड़ा हम इकट्ठा कर रहे हैं, और उनको हम सरकार को मजबूर करेंगे कि ऐसे युवाओं को जिनके पास आज रोजगार का कोई अवसर नहीं है, अपने परिवार को वो पाल नहीं पा रहे हैं, उन सभी के लिए सरकार रोजगार का अवसर यहाँ पे उपलब्ध कराए। रोजगार से लेकर और रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों को परेशानी आ रही है, उस परेशानी को भी हल करने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। और ये रिपोर्ट हमारे इस प्रयास जो रिजल्ट मिले हैं उस पर मोहर लगाती है। कटनी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। आगे कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अच्छा करने पर जोर दिया जा रहा है। जिला अस्पताल और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर हो रही सियासत पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। कोरोना के प्रति जो अवेयरनेस का अभियान है, ये अवेयरनेस का अभियान लगातार अभी चलेगा, और पोस्ट कोविड इफेक्ट है और भी कई प्रकार की जो चीजें हैं उनको लेकर के जो काम करने की जरूरत है, वो प्रशासन, आज उस बात की चर्चा हुई है। हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर्स भी हमारे ऐसे हैं, जिनको हम अच्छे से अच्छा अपडेट करके आगामी समय के लिए तैयार करें।
दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे, जहां पर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इसके बाद वहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पथरिया के लिए रवाना हुए। वहां भी रक्तदान शिविर में सम्मिलित होकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं। कोरोना की महामारी से देश दुनिया पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले दिन ही कहा था कि सेवा ही संकल्प है। कोरोना की महामारी से देश और दुनिया पीड़ित है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया है कि वो रक्तदान शिविर लगाकर अपने उत्तरदायित्व को वो पूरा करेंगे। सुविधाओं में हम जितना बेहतर इजाफा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। युवा मोर्चे के सभी साथियों को जो इस रक्तदान शिविर में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे ने टीकाकरण को लेकर एक विवादित आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में सरकार ने सेक्स वर्कर को उच्च जोखिम की कैटेगरी में रखा है, जबकि मध्य प्रदेश में देह व्यापार बैन है और अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि इस आदेश पर सरकार की किरकिरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आदेश को संशोधित कर दिया है। स्वास्थ्य महकमे ने इसमें टाइपिंग मिस्टेक बताई है। कहा है कि सेक्स वर्कर की जगह सैलून वर्कर लिखा है, जबकि जानकारी बताते हैं कि सैलून वर्कर जैसा शब्द सरकार के डिक्शनरी में नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने ठेले, गुमटियां और सिलेंडर सप्लायर्स, घर में झाड़ू पोछा करने वाले लोग, किराना व्यापारी को कोरोना काल में उच्च जोखिम की कैटेगरी में रखा है और कलेक्टर्स को इसी हिसाब से वैक्सीन लगाने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड और रेगुलर क्लास समेत 6 मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने कोरोना के संकट काल में पढ़ाई छोड़कर ड्यूटी की। सरकार ने उन्हें स्टूडेंट्स के तौर पर नहीं बल्कि कर्मचारी के तौर पर इस्तेमाल किया। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि 6 मई को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ACS हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर ने मांगे पूरी करने के वादे किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए और इसी वजह से फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी है। खंडवा में एक अजब मामला सामने आया है। यहां के पंधाना क्षेत्र में एक स्कूल मैदान और सरकारी भवन की चोरी हो गई है। खुद के क्षेत्र के विधायक ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद इस मामले की जांच भी शुरू हो गई है। आखिर क्या है ये पूरा मसला, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे विधायक बनने के पहले का मामला है। ये है खंडवा के पंधाना से विधायक राम डांगोरे, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से बना खेल मैदान और 2 सरकारी भवन चोरी हो गए हैं। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए। आपको बड़ी बड़ी क्रेशर मशीनें, बड़े बड़े गड्ढे, पत्थर और मिट्टी के ढेर नजर आ रहे होंगे। यहाँ कभी स्कूल मैदान और 2 सरकारी भवन थे, लेकिन अब खनन शुरू हो गया है। आरोप है कि एक खनिज व्यापारी राकेश बंसल ने खंडवा प्रशासन से दस्तावेज में हेरफेर कर यहाँ क्रेशर मशीन डालकर खनन कार्य शुरू कर दिया है। 70 फीट से भी ज्यादा खुदाई कर खेल मैदान और भवनों को नष्ट कर दिया गया। वो 10,28,000 का खेल ग्राउंड और कुछ राशि से बने हुए दोनों कमरे जो शासन ने बनाया था, आखिर वो कहाँ गए? वहाँ पर स्पॉट पर जो है वो खेल ग्राउंड भी गायब है और 2 कमरे भी गायब है। अभी तो वहाँ पर 70 फीट का गड्ढा है जहाँ पर हमने जो है शासन ने खेल मैदान बनाया था। 70 फीट गहरा गड्ढा किसी ने खोद दिया है। उसकी जांच सामने आएगी, FIR कराएंगे हम लोग उस पर। इस मामले में पंधाना विधायक का साथ देने खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा और मंधाता विधायक नारायण पटेल भी आगे आए हैं और कलेक्टर से मुलाकात कर मामले में जांच की मांग की। कलेक्टर ने खंडवा SDM को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद SDM ने तहसीलदार और राजस्व की टीम को मौके पर भेजकर जमीन का सीमांकन और उसकी जांच शुरू कर दी है। कई सारे बिंदु है कि नियमानुसार लीज नहीं दी गई है और पंचायत की अनापत्ति है और कई सारे मामले हैं, तो वो उसके क्षेत्र निरीक्षण के लिए। इस मामले में खुद सत्ताधारी दल के विधायकों ने मोर्चा खोला है। अब देखना ये है कि इस घपले के जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, खंडवा।
इधर इंदौर में कलेक्टर की सख्त हिदायत के बावजूद सिंधी कॉलोनी के व्यापारियों ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल और सब्जियों के ठेले लगाए। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। 22 लोगों को कलेक्टर के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। लगभग 1 घंटे घुमा उस जेल सिंधी कॉलोनी के क्षेत्र में। मार्केट में भी हम लोग लगभग आधे घंटे रहे। क्षेत्रीय विधायक मैडम, क्षेत्रीय पार्षद जी, सभी लोग थे, जनप्रतिनिधिगण भी थे उसमें। अब इतने समझाइश के बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे लोग तो सेंट्रल जेल ही भेजना इनका एक सोल्यूशन है। तो सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है उनको। 188 की एफआईआर के साथ 151 लगेगी तो अपना एफआईआर भी दर्ज होगी उसमें। ये जून इंदौर क्षेत्र में तीनों थानों में, थाना औरगुआ, थाना राजूरा और थाना जून इंदौर में तकरीबन 40 लोगों को जो है वो 151 किया गया। इनके द्वारा जो है कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा था और इन पर 151 करके इनको जेल भेजा गया है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में एसआईटी ने रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी कोवरिपी को पत्र लिखा है, जिसमें इंजेक्शन के असली नकली के फर्क करने की मांग की है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी हेड एडिशनल एसपी रोहित कासवानी के मुताबिक जिस कंपनी के नकली रेमडेसिविर बनाए गए उसके अधिकारियों को पत्र लिखा गया था, वो भी जल्द जबलपुर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद एसआईटी के जब्त किए गए फेक रेमडेसिविर इंजेक्शन की सच्चाई का पता लग जाएगा। बैतूल के भैंसदेही में नगर परिषद और पुलिस विभाग प्रोटोकॉल फॉलो करने के साथ ही चालानी कार्रवाई में सख्ती बरत रहे हैं। बेवजह निकले लोगों पर शीतला माता चौक, शिव मंदिर चौक और सिटी ग्राउंड चौक पर चालानी कार्रवाई जारी है। इसी दौरान शादी कर लौट रहे दूल्हे और दुल्हन को शीतला माता चौक पर चेकिंग के लिए रोका गया। नगर परिषद सीएमओ कालू सिंह उइके ने देखा कि दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर मास्क नहीं था। फेस मास्क नहीं लगाने पर नव दंपत्ति को मास्क पहनने की शपथ दिलाई गई और उनका चालान भी काटा गया। एक दूल्हा दुल्हन अब शादी करके हमारी माता चौक पर आ रहे थे। इसी दौरान हमारी टीम ने देखा कि उनके द्वारा फेस मास्क नहीं लगाया गया था, तो उनके प्रति चालानी कार्रवाई की गई और फेस मास्क लगाने के लिए सुझाव दिया गया। कोरोना काल में मरीज परेशान हो रहे हैं, वहीं मेडिकल से जुड़े संस्थान अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। उज्जैन में प्रशासन की अनुमति के बिना कोरोना की जांच करना देवड़ा पैथोलॉजी को महंगा पड़ गया। प्रशासन की टीम ने छापेमारी करते हुए पैथोलॉजी को सील कर दिया। इस पैथोलॉजी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। यहां बिना अनुमति के आरटीपीसीआर जांच की जा रही थी। एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों की जानकारी भी छिपाई जा रही थी। वहीं मुजद्दीपुरा स्थित मानव इंटरप्राइजेस को भी सील किया गया। इसका मालिक ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी यूपी से इंजेक्शन बनाकर उनकी कालाबाजारी करता था। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। स्वयं बताया गया है कि 2200 रुपए जो है वो आरटीपीसीआर के लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सरकार ने जो है आरटीपीसीआर का रेट तय कर रखा है, 700 रुपए उसका रेट है और अगर हम घर से कलेक्शन लेते हैं तो 900 रुपए लेते हैं। तो एक तो ये रेट का भी मामला है कि ज़्यादा पैसा लिया है इनने, और दूसरा ये रिपोर्ट के संबंध में भी अभी स्पष्ट जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई। हाल फिलहाल हम जो है पैथोलॉजी को सील कर रहे हैं और उसमें आगे जाँच कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।